मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, मैं जानता हूं आज आप सब दुखी हैं। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देश भर में महिला आरक्षण को लेकर लगातार बात हो रही है। नारी शक्ति के उदय का डंका बजाया जा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक महिला आरक्षण बिल का ढोल पीटा जा रहा है। आज हम बात करेंगे उन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जहां चुनाव हो रहे हैं। इस चुनावी मौसम में नेताओं के भाषण का ही नहीं, उनके टिकट बंटवारे का भी पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि असलियत में महिलाओं को कितनी जगह मिली है। कुछ दिनों से महिलाओं के हक की बात हो रही है। कोई पार्टी किसी को महिला विरोधी बता रही है तो कोई पार्टी खुद को महिलाओं का मसीहा बताने पर तुली हुई है। वादा किया जा रहा है कि हम आधी आबादी को उसका हक दिलाकर ही मानेंगे, आधी आबादी को उसका सम्मान मिलेगा, महिलाओं का महत्व बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है या वाकई में ही महिलाओं की चिंता है? मौजूदा समय में ये हक महिलाओं को कितना मिल रहा है? महिलाओं के नाम पर झंडा बुलंद करने वाली ये राजनीतिक पार्टियां उनको मौजूदा समय में कितना महत्व देती हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे ज्यादा साक्षर राज्यों में से एक केरल की। केरल जहां 140 सीटें हैं, यहां मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है। लेकिन जब बात महिलाओं की आई तो देश का यह सबसे साक्षर राज्य महिलाओं को महत्व देने के मामले में काफी पीछे छूट गया। केरल के आंकड़े न सिर्फ आपको चौंका देंगे बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देंगे। केरल में कुल सीटों की बात करें तो केरल में कुल सीटें 140 हैं। कुल उम्मीदवारों की बात करें तो ये 863 हैं, जिसमें से पुरुष उम्मीदवार 771 हैं तो वहीं महिला उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ 92 हैं, यानी कि सिर्फ 11%। चलिए, हमने ये तो देख लिया कि केरल में कितनी फीसदी महिलाओं को टिकट दिया गया है। अब जरा ये भी देख लीजिए कि किस पार्टी ने कितनी महिला उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में उतारा है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। 93 में से 80 सीटों पर पुरुष उम्मीदवारों को उतारा गया है, जबकि सिर्फ 13 सीटों पर ही महिला उम्मीदवार उतारी गई हैं। चलिए अब बात करते हैं सीपीएम की। 77 में से 65 सीटों पर पुरुष उम्मीदवार उतारे गए हैं तो वहीं 12 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारी गई हैं। कांग्रेस भी इस मामले में बहुत ज्यादा आगे नहीं है। कांग्रेस ने 85 में से 78 सीटों पर पुरुष उम्मीदवार उतारे हैं तो सिर्फ 7 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारी हैं। वहीं सीपीआई की बात करें तो 24 में से 19 सीटों पर पुरुष उम्मीदवार हैं, सिर्फ 5 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। वहीं निर्दलीय और अन्य की बात करें तो 51 महिलाएं केरल में चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे में 140 सीटों वाले राज्य में सिर्फ 92 महिलाएं ही यहां पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। क्या यहां योग्य महिलाएं नहीं हैं या फिर पुरुष अपना एकाधिकार छोड़ने की मंशा नहीं बना पा रहे हैं? एक तरफ संसद में 33% आरक्षण का ढोल पीटा जा रहा है और दूसरी तरफ केरल की मुख्य पार्टियां 11% का आंकड़ा भी मुश्किल से छू पा रही हैं। चलिए, ये तो बात हो गई केरल की। अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक तमिलनाडु की। तमिलनाडु जहां जयललिता जैसी कद्दावर नेता रही हैं, यहां स्थिति थोड़ी बेहतर है लेकिन संतोषजनक तो कतई नहीं है। तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर कुल 234 सीटें हैं, वहीं कुल उम्मीदवार हैं 3992। वहीं इनमें महिला प्रत्याशियों की बात करें तो सिर्फ 442 हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 14%। अब देखिए कि तमिलनाडु में किस पार्टी ने कितनी महिला उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में उतारा है। बात करते हैं डीएमके की।
175 में से 156 पुरुष उम्मीदवार हैं। सिर्फ और सिर्फ 19 महिलाएं जो हैं वो डीएमके की तरफ से आपको चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। अब बात करते हैं एआईएडीएमके की। 170 में से 155 पुरुष उम्मीदवार हैं, सिर्फ 15 महिलाओं को ही टिकट दिया गया है। वहीं अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। 33 में से 27 पुरुष उम्मीदवार हैं और सिर्फ 6 महिला उम्मीदवारों को ही चुनावी दंगल में उतारा गया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 28 में से 26 पुरुष उम्मीदवारों को टिकट थमाया है और 2 महिला उम्मीदवार ही कांग्रेस की तरफ से आपको तमिलनाडु में चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। 14%। साल 2016 में ये 214 थी और अब 442 है। तरक्की तो हुई है, लेकिन 33% आरक्षण की बात करने वाले दल टिकट देते वक्त 10% का आंकड़ा भी पार करने में बुरी तरह से हाँफ रहे हैं। चलिए, हमने केरल और तमिलनाडु की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं असम की। यहां मतदाता सूची में महिलाएं लगभग 50% हैं, यानी कि आधी सरकार चुनने की ताकत रखती हैं। लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट देखिए। असम की सीटों की बात करें तो कुल 126 सीटें हैं, कुल उम्मीदवार 722 हैं, लेकिन महिला प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ 60 हैं, यानी कि 8%। चलिए, अब असम में सीटों के बंटवारे की भी बात कर लेते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितने फीसदी पुरुष उम्मीदवारों को उतारा है और कितनी फीसदी महिला उम्मीदवारें हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने 99 में से 86 सीटों पर पुरुष उम्मीदवारों को उतारा है, तो वहीं 13 सीटों पर महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। अब बात करते हैं सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की। यहां पर 41 सीटों में से 29 में पुरुष उम्मीदवारों को उतारा गया है, जबकि 12 महिला उम्मीदवार हैं। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। 90 में से 84 सीटों पर पुरुष उम्मीदवार हैं, सिर्फ 6 सीटों पर ही महिला उम्मीदवारों को उतारा गया है। टीएमसी की बात करें तो 22 में से 19 सीट पर पुरुष उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ 3 महिलाओं को ही यहां पर टिकट दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। 18 में से 15 सीटों पर यहां पर जो पुरुष उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि 3 महिलाओं को ही यहां पर टिकट थमाया है आम आदमी पार्टी ने। असम में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे कम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 8% है। 50% वोट देने वाली महिलाओं को टिकट देने में पार्टियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। क्या ये नारी शक्ति का सम्मान है? अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए, हमने 3 राज्यों की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की सीटों की बात करें तो यहाँ पर कुल 30 सीटें हैं। कुल उम्मीदवार 291 हैं, जिनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 14% है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 40 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि कुल उम्मीदवारों के लिहाज से ये संख्या सिर्फ 14% ही है। अलग अलग दलों ने यहाँ 251 पुरुष उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है, तो वहीं 14% महिलाएं यहाँ चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं, जहां मां माटी मानुष का नारा बुलंद है और एक महिला खुद इस राज्य को संभालती हैं। वहां की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, लेकिन महिला प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ 11% हैं। टीएमसी ने यहां पर 52 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, यानी कि 19% महिलाओं को टीएमसी ने यहां पर टिकट थमाया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से 35 महिला उम्मीदवार हैं, यानी कि 12% महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट थमाया है। लेफ्ट की बात करें तो 34 महिला उम्मीदवार हैं। लेफ्ट ने 11% महिलाओं को यहां पर चुनावी दंगल में उतरने का मौका दिया है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 33 महिला उम्मीदवार चुनावी रण में उतारी हैं, ये भी 11% ही होता है। ममता बनर्जी ने 52 महिलाओं को उतारा तो है, जो अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन क्या बंगाल की 294 सीटों के हिसाब से ये काफी है? अपने आप में सवाल खड़ा होता है। तो क्या समझा जाए? जब मंच पर नेताजी गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं हमारी सरकार महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध है, तो क्या वो उन महिलाओं की बात कर रहे होते हैं जिन्हें वो टिकट तक नहीं दे पाते? सवाल अपने आप में बड़े हैं। सवाल नंबर 1, अगर आरक्षण 2029 में लागू होगा तो आज टिकट देने में हाथ कौन रोक रहा है? सवाल नंबर 2, क्या महिलाओं का काम सिर्फ रैलियों में भीड़ बढ़ाना है और क्या सिर्फ वोट देना ही रह गया है? अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 3, क्या पार्टियों को लगता है कि महिला जिताऊ उम्मीदवार नहीं है?
ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आंकड़े साफ हैं, बिल पास होना एक कागजी प्रक्रिया है, लेकिन महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देना एक नियत का सवाल है। हमने इन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य के आंकड़े देखे जो ये बता रहे हैं कि अभी भी नियत पुरुषवादी ही है। ऐसे में महिला आरक्षण को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं वो तो सिर्फ एक शगुफा ही नजर आता है। तो दोस्तों, ये थी महिला के हक की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियों की असली हकीकत। वैसे आपको क्या लगता है, क्या महिला आरक्षण का राग अलापने वाली इन राजनीतिक पार्टियों को सच में महिलाओं की परवाह है, या महिला आरक्षण सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है और सत्ता की कुर्सी साधने का एक जरिया भर है? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही दमदार, शानदार और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।